વ્યવસાયિક જે સફર છે એના વિશે અમને માહિતીગાર કરશો કે તમે આ કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં કયા કયા પ્રકારની ભૂમિકાઓ ભજવી છે, કઈ રીતે તમારા કરિયરની શરૂઆત થઈ અને તમે આટલા આગળ આવ્યા, તો સર એના વિશે અમને માહિતી આપજો. ઓવર ટુ યુ સર. थैंक यू शब्बीर भाई एंड थैंक यू तेहान. पहली बात तो यह है कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पर हर वीक आप एक नए फील्ड के एक्सपर्ट को लेके आते हैं और बात करते हैं. तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद. तमाम लोग जो इसके पीछे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. और ये बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है. मैं हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों में बात करूंगा. आई होप अपना ऑडियंस जो है वो हिंदी और गुजराती तो समझते ही हैं. जी, तो आपका क्वेश्चन था कि हाउ आई स्टार्टेड. सर, मैं नॉर्थ गुजरात के बहुत छोटे से गांव से हूँ. करीबन 3000 की तादाद वाला गांव है और पास में छोटा सा शहर है ऊंझा नाम से. सिद्धपुर ऊंझा, आपने अगर नाम सुना हो तो ऊंझा से मैंने कॉलेज किया है. मेन इंग्लिश लिटरेचर के साथ में मैंने ग्रेजुएशन किया है. पहला जो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था वो एक बार ये सोचकर ड्रॉप कर दिया था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, और उसके बाद एग्जाम दिया और जबरदस्ती जिसको बोलेंगे 47-48% के साथ में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. देन मैं ये चीज खास मेंशन इसलिए किया है ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए डिग्री कितना इम्पोर्टेंट है और डिग्री के अलावा क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है वो मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ. उसके बाद बिकॉज आलम ये था कि हर किसी की तरह गवर्नमेंट जॉब की चाहत थी, तो फादर के सजेशन पे बीएड कर लिया, जो टीचर बनेंगे ये सोच के. जॉब नहीं मिला कम परसेंटेज से, तो मैं अहमदाबाद के लिए मूव किया मैंने. और जब मैं इंटरव्यू देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया के हर थर्सडे के अंदर, आज भी आता है, सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में इंटरेस्टेड है तो आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है. आपके पास naukri.com है, लिंक्डइन है, आपके पास इंडीड है, मॉन्स्टर है, टाइम्स जॉब है, बहुत सारे हैं. लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक्सेंट नाम से हर थर्सडे को शायद आता है, उसमें कॉर्पोरेट के बहुत सारे ऐड है. पहली बार मुझको मौका मिला, मैंने वो ऐड जो था वो अप्लाई किया. और एक कंपनी है आरपीजी रिटेल वाज माय फर्स्ट जॉब वेर इन आई वाज अर्निंग 5000 रुपीज एज अ सैलरी. 5000 रुपया सैलरी पर मंथ जो था वो आरपीजी से मैं ज्वाइन किया था. करीबन 6 साल मैंने आरपीजी के साथ काम किया. जब मैं आरपीजी से दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट किया तो मैं आरपीजी के एक यूनिट का नेशनल हेड था. आई वाज बेस्ड इन मुंबई और पूरे इंडिया को मैं हेड कर रहा था एक स्पेसिफिक उसकी कैटेगरी के लिए. तो उसके बाद एक और कंपनी है जिसको हम शॉपर स्टॉप के नाम से जानते हैं. शॉपर स्टॉप की तरफ से मुझे नेशनल हेड का ऑफर मिला, नेशनल हेड फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी. और ये ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर, ये दोनों जो मैंने आपको बताया ये ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर है. तो वहां पर मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद रिलायंस रिटेल, मुकेश भाई की कोर टीम का हिस्सा रह चुका हूँ. उसके बाद मेट्रो कैश एंड कैरी, डीमार्ट जो है उसका गुजरात का है इंचार्ज रह चुका हूँ. और बहुत सारी, जी सर शुक्रिया, और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनको आज मैं नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ. अगर 2-4 नाम मेंशन करूँ तो यूट्यूब है, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, जॉकी अंडरगारमेंट्स और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है. गुजरात की सारी यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी या बड़ौदा यूनिवर्सिटी. तो ये सब में अलग अलग टॉपिक पे जो है गवर्नमेंट के 2 इदारे जो है वो मेरे क्लाइंट है, गुजरात टूरिज्म और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट. इनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ. बाकी आप लोग जानते हैं पिछले 5 साल से एज अ फ्रीलांसर कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ. साथ में एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ. करीबन 400-450 सेशन, ऑफलाइन सेशन कर चुका हूँ. यूट्यूब पे 150 से ज्यादा मेरे वीडियो है सर. न्यूज़पेपर गुजरात टुडे के लिए 4 साल से लिख रहा हूँ, युवा साथी के लिए लिख रहा हूँ. और बस आप लोग सबकी दुआ है तो कोशिश कर रहे हैं हर जगह पे पहुंचने की. सो दिस इज, आई बिलीव, आपने जो सवाल किया उसका मुकम्मल जवाब है ये. जी सर. ग्रेट सर. जी शुक्रिया. We are feeling high privilege to have your presence in today's webinar. Thank you so much. આ પ્રકારની વ્યક્તિઓ જ્યારે આપણી સાથે જોડાય છે ત્યારે આપણને અહેસાસ થાય છે કે ભાઈ આપણે ઘણું આગળ વધી શકીએ છીએ, હજી આપણે ઘણું પ્રાપ્ત કરવાનું છે. પરિસ્થિતિઓ કેટલી પણ એડવર્સ હોય, પ્રતિકૂળ હોય, પણ જ્યારે આપણે સંઘર્ષ સામે જજુમવાનું નક્કી જ કરી લઈએ છીએ ત્યારે ચોક્કસથી અલ્લાહ ઉપર વિશ્વાસ રાખી, અલ્લાહના રસૂલ ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ તો આપણને સફળતા મળે છે.
બેશક, ચાલો બેશક. સર, હવે આપણે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તમને પૂછશું કે જી સર. ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ સેક્ટર વિશે અમને માહિતી આપજો કે એમનું કદ કેટલું છે, એની સાઇઝ શું છે. राइट जी सर, सर. राइट. थैंक यू. सर, कॉर्पोरेट सेक्टर की साइज के बारे में तो मैं आपको दो चार जो मेजर उसकी इंडस्ट्री है उसका इंफॉर्मेशन दे देता हूं. लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की साइज के साथ साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब साइज कितना है वो भी इक्वली समझना बड़ा जरूरी है. अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं साइज की बात करूं तो कुछ मैं आपको अगर दो चार जैसे बताया इंडस्ट्री की बात करूं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो करीबन 8,700 इंडियन रुपीस बिलियन 8,700 बिलियन इंडियन रुपीस का साइज है जो 2019-2020 का ये मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूं. आईटी इंडस्ट्री जो है वो करीबन 6,340 बिलियन पे है. इसके अलावा स्टील है, टेक्सटाइल है, ऑटो कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल है, रिटेल है, एविएशन है. ये सारी कंपनी जो है वो बिटवीन 2,500 से 4,000 4,500 बिलियन इंडियन रुपीस के बीच में है. लेकिन मेरा जैसे मैंने बताया कि मेरा और ये मानना है कि साइज तो चलिए हमने समझने के लिए समझ लिया, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या तो जो लोग जॉब सीकर्स हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये जानना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब साइज क्या है. सर, इंडियन प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट का एक नंबर्स था जो 2019 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल में शेयर किया था. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उसकी कुल तादाद है 2.15 CR, लेस देन 2.25 करोड़, 2.15 CR. अब ये मैं आपको गवर्नमेंट का जॉब साइज बता रहा हूं. इट इंक्लूडेड जो भरी हुई जगह है वो भी उसमें आ गई और जो खाली है वो भी आ गई, दोनों इसमें आ गया. ये पूरा जॉब साइज है. उसके सामने 2019 में प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर का जो जॉब अवेलेबिलिटी है या जो साइज है वो है करीबन 8.5 करोड़, विच इज 6.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. जबकि गवर्नमेंट को आप परसेंटेज में निकालोगे तो इट इज अराउंड 1.6%. तो आप पहले तो ये सोचिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो जॉब को लेकर बहुत बड़े पैमाने पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. और हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी और कई जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उसको हम जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. अगर मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल दूं तो सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा नंबर 1 जॉब प्रोवाइडर है वो है इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट. अब रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में हम ज्यादातर लोग जानते हैं कि कभी भी रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो शायद गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज को उसका जो मैनेजमेंट है वो दे सकती है. दूसरे वर्ड में अगर बोलूं तो यूके और यूएसए में जो जॉब ट्रेंड चल रहा है उसके साथ में इंडिया करीबन 5 से 7 साल उसी को फॉलो अप कर रहा है. और अगर जो लोग यूएसए के हमारे बंदे सुन रहे हैं तो अगर वो आपको बता पाएंगे कि वहां पे जेल भी प्राइवेट है. यूएसए में जेल भी कंपनी चला रही है प्राइवेट, वहां पे पोस्टल डिपार्टमेंट प्राइवेट कंपनीज चला रही है. तो कहने का मतलब कि हिंदुस्तान में भी अगर आगे का विजन मैं बोलूं, ज्यादा दूर का नहीं तो 5-7 साल का मैं विजन बोलूं, तो प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब मार्केट है जो ऑलरेडी काफी बड़ा है वो और एक्सपांड होने वाला है. तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, वेरी गुड, आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कीजिए, बड़ी अच्छी जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब. लेकिन मान लीजिए अगर आपका फोकस क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड लुक एट द कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेगमेंट ऑल्सो. मतलब कई लोगों को मैं एग्जांपल देता हूं जो लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ते हैं कि आपके पास आपको खाना खाने के लिए एक थाली है जिसमें बिरयानी दिया हुआ है, आप 20 लोग जो है वो एक ही थाली में हाथ डालकर खाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपके पीठ के पीछे पूरी 4-5 डेग भर के बिरयानी पड़ी है, लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं रहे. तो भाई बिरयानी जो है वो और भी बहुत ज्यादा है. तो प्लीज उसको भी आप ध्यान दीजिए, वहां पे भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. जी सर. जी सर, आपने बताया कि भाई इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इतना बड़ा है, तो उस इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन-कौन सी मैन कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, कौन-कौन से मैन प्राइवेट ऐसे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल सकती है. तो डेफिनेटली सर, प्लेयर्स के नाम व्यूअर्स को बताइए तो वो भी ड्रीम सोचने लगे कि भाई वहां पे भी हमको जॉब मिल सकती है. हाँ, एक्चुअली
आज के इस सेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जॉब के लिए हम लोग सोचें। जी तो बिल्कुल सर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में हम लोगों को बताइए, उनके नाम बताइए। जी सर। एक एक बिल्कुल मैं आपके आंसर पे आ रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक छोटा सा जी इंसिडेंस आ गया, थोड़ा फनी सा इंसिडेंस था कि मैं जी किसी जगह पे ऑफलाइन इस तरह का सेशन मेरा चल रहा था। ऑफलाइन से मेरा मतलब है डायरेक्टली जो ऑडियंस के साथ में होता है, नॉट ऑनलाइन। तो वहां पे जब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की तो मुझे किसी ने, जो पेरेंट्स बैठे थे, उन्होंने मुझे किसी ने बताया बड़े देसी लैंग्वेज में કે સાહેબ કોર્પોરેટ કંપની તો અમારા ગામડાની બાજુમાં ઘણી બધી ફેક્ટરીઓ ચાલે છે, ત્યાં અમારા છોકરાઓ મજૂરી કરવા જાય છે, રોજના 300-400 રૂપિયા લાવે છે, પણ આ જોબ તો તમે કહો પણ એ લોકો તો ગમે ત્યારે કાઢી મૂકે છે, પરમનન્ટ તો છે નહીં, આ મહિનામાં છોકરો પાછો આવી જાય ઘરે, 2 મહિનામાં પાછો આવી જાય। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को समझना बड़ा जरूरी है। कॉर्पोरेट सेक्टर में सेगमेंट कितने हैं, साइज कितना बड़ा है, और जब हम कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल की बात कर रहे हैं तो हम जो टिपिकल कुछ लोग समझ रहे हैं छोटे गांव या छोटे शहर वाले, हम प्राइवेट नौकरीओनी આપણે વાત નથી કરી રહ્યા। આપણે વાત નથી કરી રહ્યા કે આપણી નાની નાની ઘરની આજુબાજુ કઈ દુકાન હોય કે ફેક્ટરી હોય ત્યાં નોકરી કરવાની। हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी की, हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, जो गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट साइज बड़ी होती है या उससे ज्यादा सैलरीज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो यस सर, आपका क्वेश्चन ये था कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कॉर्पोरेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो सर ये लिस्ट तो बहुत बहुत ज्यादा लंबा है। उसके बाद भी मैं आपको कुछ मेजर इंडस्ट्री जो है वो बताऊंगा। अगर मैं पहले बात करूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो बूमिंग है। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारी 2 बड़ी कंपनी जो है मारुति है और टाटा जो है वो है। बाकी कई सारी ऐसी कंपनीज है जो दूसरी देश की कंपनी है, जर्मनी या यूएसए या कोरिया या जापान से है, उन्होंने भी अपने इंडियन ऑपरेशंस, अपने इंडियन ऑफिसेज यहाँ पे शुरू किए हुए हैं, जहाँ पे बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दूसरी एक इंडस्ट्री जिसकी बात करूं तो एविएशन इंडस्ट्री है। एविएशन इंडस्ट्री जो है वो आपके टाइम को बचाती है। अगर आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, अहमदाबाद से बॉम्बे अगर 8 घंटे लगते हैं ट्रेन में, तो वो आपको 1 घंटे में छोड़ देगा। और आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है कि लोग अपना वक्त कैसे बचाएं उस पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग है, जहां पे बिजनेस है वहां पैसा है, जहां पैसा है वहां बैंकिंग है, फाइनेंस है। तो बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी। ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका ग्रोथ टॉप 3 इंडस्ट्री में आने वाला है। आप अमेजोन को याद कीजिए, आप फ्लिपकार्ट को याद कीजिए, स्नैपडील है, बहुत सारे हैं ई कॉमर्स कैटेगरी के अंदर। लोगों को अभी ऑनलाइन शॉपिंग इतना आसान हो गया है, इजी हो गया है, होम डिलीवरी टाइम पे आ रही है, लोगों को भरोसा बैठने लगा है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है। एजुकेशन और ट्रेनिंग इंडस्ट्री है। एजुकेशन ट्रेनिंग इंडस्ट्री कभी नहीं रुकने वाली क्योंकि उसका फ्री पब्लिसिटी हो रहा है। मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, दुनिया के लाखों लोग जो है वो सर्विस अगर चैरिटी भी कर रहे हैं, सेवा के काम से भी कर रहे हैं, तो भी सबको एजुकेट कर रहे हैं कि भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, कोर्स बहुत जरूरी है, एजुकेशन में जाइए। तो ये इंडस्ट्री का ग्रोथ जबरदस्त है। एफएमसीजी इंडस्ट्री है। जब तक दुनिया जिंदा रहेगी, आटा, दाल, चावल, शक्कर, गुड़ ये सब जरूरत पड़ती रहेगी, और जब तक इन चीजों की जरूरत है वहां तक एफएमसीजी जिंदाबाद। एफएमसीजी जो है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो एक बड़ा यूनिट है। कई कंपनीज ऐसी है और वो हमेशा जो हमारा जो जीडीपी है उसके ऊपर इफेक्ट करता है डायरेक्टली। मीडिया और एंटरटेनमेंट है। लोगों के पास बोझ ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो वो लोग एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। मीडिया एंटरटेनमेंट एक बड़ी इंडस्ट्री है, खास करके जिसको मैं बोलूंगा डिजिटल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे बहुत सारी जॉब क्रिएट हो रही है। ऑयल एंड गैस है, हम लोग जानते हैं रिलायंस है, ओएनजीसी वगैरह है। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा इंडस्ट्री, ये पिछले 1.5 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है तो वो फार्मा इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट है, रिटेल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। स्टील, टेलीकम्युनिकेशन है, टेक्सटाइल है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज सर ऐसी है जिसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने ये सारे सेक्टर्स तो हमको बताए। अब इन सेक्टर्स में कौन कौन सी पोस्ट रहती है, वहाँ पे ह्यूमन पावर रिक्वायरमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। जी सर, ओवर टू यू। राइट सर, बेसिकली ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है
अब जो मैन पावर स्ट्रक्चर रहता है वो आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका बिजनेस फॉर्मेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस फॉर्मेट मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन का है, मैन्युफैक्चर करने का है, तो वहां पे जो है वो टेक्निकल स्टाफ ज्यादा रहेगा। मान लीजिए अगर आपका जो बिजनेस फॉर्मेट है वो सर्विस इंडस्ट्री का है, तो वहां पे जो है सर्विस करने वाले लोग, जैसे होटल है, टूर, अपना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो वहां पे आपको टेक्निकल स्टाफ की कम जरूरत पड़ेगी और ग्रूम्ड स्टाफ जो कम्युनिकेशन में अच्छा है, जो बात करने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, वैसी जरूरत पड़ेगी। मैं आपको कोई एक इंडस्ट्री का एग्जांपल के तौर पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो लेट टेक रिटेल इंडस्ट्री। जैसे रिटेल के जो बड़े स्टोर्स होते हैं जहां पे मैंने ज्यादा काम किया है, अगर मैं उसका आपको हायरार्की बता दूं तो रिटेल में सबसे पहले होता है फ्रंट एंड पार्ट। फ्रंट एंड पार्ट मतलब जो स्टोर ओपन होता है तो उसमें काम करने वाले लोग। फ्रंट एंड पे जो सबसे नीचे शुरुआत होती है उसको सीएसए बोलते हैं, या ना कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, जो कस्टमर जो प्रोडक्ट मांगता है वो ढूंढ के देते हैं, वो प्राइस दिखाते हैं, और यही बच्चे जो है वो पूरा स्टॉक वगैरह रैक पे लगाते हैं। उनके ऊपर हर कैटेगरी का एक सुपरवाइजर होता है। फूड कैटेगरी का अलग है, अपैरल्स के लिए अलग है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग है, आईटी के लिए अलग है, तो एक सुपरवाइजर है। उनके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर या डिपार्टमेंट मैनेजर है, फिर स्टोर असिस्टेंट मैनेजर और स्टोर मैनेजर आएगा। अब ये तो हो गया सेलिंग एरिया का हायरार्की। आपके पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम बोलते हैं कैशियरिंग, जहां पे लोग बिलिंग करते हैं। तो बिलिंग के लिए ट्रेंड कैशियर चाहिए, और कैशियर के ऊपर कैश ऑफिसर होता है, और कैश ऑफिसर के ऊपर डायरेक्टली जो है वो अकाउंटेंट होता है, अकाउंट मैनेजर होता है। ये मैंने कुछ आपको फ्रंट एंड का मोटा मोटा बता दिया। अब इसके पीछे बैक एंड का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बैक एंड के कुछ डिपार्टमेंट है, उसमें एक डिपार्टमेंट को बोलते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट। कैटेगरी मैनेजमेंट मतलब कि ये सारा स्टॉक जो स्टोर में आता है वो कौन खरीदता है, कि किस बेस पे पसंद करता है, उसके नेगोशिएशन कैसे होते हैं। तो कैटेगरी मैनेजमेंट जो है उसका एक अपना अलग से हायरार्की होता है। एक या दो या तीन बंदे हैं जो स्टोर में बैठते हैं, जो परचेज ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। उनके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर उनके ऊपर जो है वो बोलेंगे कि परचेज हेड है, और वही लोग जो है वो बल्क नेगोशिएट करते हैं। कोई कंपनी अगर रिटेल में एक प्रोडक्ट 10 रुपए का एमआरपी वाला 8 रुपए में बेचती है, तो ये आपको नेगोशिएट करेंगे कि भाई मैं तेरे पास से एक साथ 10,000 पीस ले लूंगा, मुझे 8 रुपए में नहीं 7.5 रुपए में दे दे। तो ये नेगोशिएट करने वाला एक पूरा टीम होता है जिसको कैटेगरी मैनेजमेंट बोलते हैं। हर कैटेगरी का एक मैनेजर अलग होता है। उसके अलावा मेंटेनेंस टीम है, लॉजिस्टिक टीम है, बैकएंड है, टैक्स और फाइनेंस हैंडल करने वाले लोग हैं। तो ये सारा सपोर्टिंग पार्ट आता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिसको हैंडल करने वाले लोग होते हैं। तो सर ओवरऑल कहने का मतलब कि कहीं एक कोई अगर सेगमेंट है तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपके टैलेंट, आपका एजुकेशन और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी भी सेगमेंट में एंट्री लेवल पर जाकर अपना ग्रोथ श्योर कर सकते हैं। जी सर। ग्रेट ग्रेट सर। એક તરફ તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ નોકરીઓ બહુ ઓછી થતી જાય છે, પણ જો આપણે આ રીતે વિચારીએ અને આ રીતે જે જુદા જુદા મલ્ટીપલ કોસ્ટ છે એને કન્સિડરેશનમાં લઈએ, એને ધ્યાને લઈએ તો ચોક્કસથી જે આપણા રોજગારીના પ્રશ્નો છે એ સોર્ટ આઉટ થઈ શકે છે। બિલકુલ સાચું। જી સર। હવે તમે પ્રોગ્રામની શરૂઆતમાં કીધું કે મોટા ભાગના લોકો કન્ફ્યુઝ રહેતા હોય છે કે ભાઈ કંપનીમાં કામ કરવું, પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં જાઓ કે ગવર્નમેન્ટ સેક્ટરમાં જાઓ, તો ઈ કન્ફ્યુઝનને આપણે કઈ રીતે દૂર કરી શકીએ છીએ એના વિશે આપણા વ્યુઅર્સને માર્ગદર્શન આપજો કે ઈ કન્ફ્યુઝનથી કઈ રીતે બહાર નીકળી શકાય છે। એક ડાયલેમા હોય છે કે ભાઈ મારે કઈ જગ્યાએ જવું, દરેકના પ્લસ માઇનસ હોય છે, તો કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ આ કન્ફ્યુઝનને દૂર કરવા માટે? રાઈટ સર। એક મારું બહુ મોટું સેશન હોય છે જેના અનેક વિડીયો બી યુટ્યુબ પર છે, અને ઓફલાઈન તો ઘણા બધા મેં સેશન કર્યા છે, જેને અમે કહીએ છીએ ડિસ્કવર યોર ટેલેન્ટ। પોતાને ફક્ત પોતાની અંદર શું છે એને ઓળખવું, अपने आप को पहचानना, वो सबसे बड़ा जरूरी है। वो टॉपिक पे अगर मैं शुरू करूंगा तो अपना टाइम लिमिटेड है, तो मैं बड़े शॉर्ट में आपको बोलूं तो अंग्रेजी के दो पॉपुलर वर्ड है, एक बोलते हैं इंट्रोवर्ट और एक बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, है ना। ये मैं बिल्कुल बेसिक वाला बात कर रहा हूँ, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बंदा वो है जिसके ज्यादा दोस्त नहीं है, जो एकेडमिक में बड़ा अच्छा है लेकिन उसको लिमिटेड दोस्त रखना अच्छा लगता है, उसको लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, अकेलापन में ज्यादा उसको अच्छा लगता है, बट इज अ गुड इन नंबर्स, इज अ गुड इन एजुकेशन और परसेंटेज वगैरह बड़े अच्छे आते हैं।
दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बंदा वो है जो 10 मिनट से ज्यादा किसी एक जगह पे बैठ नहीं सकता, उसको दुनिया भर के दोस्त बनाना अच्छा लगता है, वो दौड़ता फिरता है, लोगों से बात करता है, लोगों से मजाक मस्ती चलती है, और जिसको बोलते हैं ना कि उसको बस बाहर ज्यादा अच्छा लगता है, वो टेबल चेयर पे बैठ नहीं सकता। तो पहले हमको अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है कि हम इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। इस चीज को लेकर मेरा अभी मैंने इंटरनेट पे एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें मैंने सर विलियम शेक्सपियर का जो स्टोरी है वो इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि शेक्सपियर क्या थे और कैसे वो विलियम शेक्सपियर बने, कि अगर उनको ये सही रास्ता नहीं मिलता अपने आप को पहचानने का तो शायद हमको इतना बड़ा ड्रामा राइटर नहीं मिलता। तो खैर बैक टू द टॉपिक जो आपने मुझे पूछा है, तो मैं इसके लिए दो चीज कहूंगा कि सर अगर आपका नेचर ये है कि आप कोई सिक्योर जॉब ढूंढ रहे हो, आप ऐसा जॉब ढूंढ रहे हो कि 8 घंटा 10 घंटा टेबल चेयर वाला जॉब मिले, या जहां पर बैठ के एक बार ज्वाइन करने के बाद 58 साल तक मेरा सैलरी चालू रहे, भले वो सैलरी का ग्रोथ एकदम स्लो होगा, जैसे पेलू गुजराती में कहवाय कि पगार पंच नवो आवशे तेम पगार वधशे तमारो। बाकी अच्छा, इसमें दूसरा वीक पॉइंट ये है गवर्नमेंट जॉब में कि मान लीजिए कि आपका नाम ए है और एक आपका दोस्त है बी है, आपने पूरा जान लगाकर मेहनत कर ली, आपका दोस्त बी है वो कुछ नहीं करता, पूरा दिन चाय पीता है और बस अपना चेयर तोड़ता है, लेकिन जिस दिन पगार बढ़ेगा आप दोनों का इक्वल बढ़ेगा, ना 1 रुपया आपका ज्यादा बढ़ेगा ना 1 रुपया उसका कम बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ग्रोथ प्लान है वो फिक्स है। हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके अपने आप को ग्रेड बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह है ही इसमें। तो मेरा अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो अगर आपको सिक्योरिटी जॉब की सिक्योरिटी ज्यादा पसंद है, आपका नेचर ये चाहता है कि जॉब सिक्योरिटी मिले, संतुष्ट वाला आपका फीलिंग्स है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड ऑप्शन। गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, सेफ है और बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। जैसे कोरोना की मैं बात करूं तो कोरोना के 1.5 साल में जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, कई लोगों की सैलरी कम हो गई, आधी देने में आई, कई लोगों के जॉब भी चले गए, लेकिन गवर्नमेंट वालों का 1 तारीख को पगार आना तो आना ही है, वो कंफर्म है। तो इस सेंस में गवर्नमेंट जॉब बेटर है। अभी कॉर्पोरेट के लिए अगर एक वर्ड में बोलूं तो सर कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसा होता है कि जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन आपको समझ लेना है कि आपके पीछे एक तलवार लटक रही है, आपको अपने सर को अगर बचाना है तो आपको तेज भागना पड़ेगा, वो तलवार आपके पीछे है, आप भागते रहो। लेकिन ये भागने वाली चीज में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इतना भाग रहे हो कि आप बॉडी बिल्डर बन जाते हो, एकदम स्ट्रांग बन जाते हो फिजिकली, मेरा कहने का मतलब मेंटली आप स्ट्रांग बन जाते हो। आप नया नया सीखना पड़ता है, कंपटीशन बहुत है, इस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए आप नई चीजें सीखते हो, परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को स्ट्रेच करते हो, और इसके फायदे ये होते हैं कि मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरा अभी एज 45 ईयर है, मैंने 38 की एज में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था, 38 साल की उम्र में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिटायर गवर्नमेंट का बंदा 58 साल की रिटायरमेंट में जो बेनिफिट लेता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही बेनिफिट लिया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको भागने में इंटरेस्ट है, चैलेंज लेना पसंद है, आप एक्सट्रोवर्ट है तो कॉर्पोरेट में जाइए, और अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, 58 साल तक सिक्योरिटी चाहते हो, देन डेफिनेटली गवर्नमेंट इज अ बेटर ऑप्शन। जी सर, great explanation. थैंक यू सर। Now next sir, next question is કે ભાઈ કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં જો જોબ કરવી છે તો આપણું એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન અને સ્કિલ કુશળતા એના વિશે અમને માર્ગદર્શન આપજો કે કયા પ્રકારનું શૈક્ષણિક લાયકાતનું ધોરણ જોઈશે અને કયા પ્રકારની કુશળતાઓ જોઈશે। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ओके सर, 2 चीजें इसमें कहूंगा कि मान लीजिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपका कोई ऐसा जॉब टारगेट है कि इफ यू आर गुड इन सेल्स फॉर एग्जांपल, आपको कुछ चीज बेचना अच्छा आता है। अब सेल्स से मतलब ये नहीं है कि हम ग्राउंड लेवल पे ही बेचे, आप शुरुआत एज अ सेल्समैन करके आप सेल्स डायरेक्टर तक की पोस्ट में जा सकते हैं, वो भी सेल्स ही है। तो मान लो अगर आप सेल्स चाहते हैं, या जैसे मैंने आपको रिटेल वाला एग्जांपल दिया कि आप परचेज मैनेजर तक पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपके पास कोई खास सर्टिफिकेट हो या कोई खास कोर्स या जो जिसको बोलते हैं ना कि स्किल आपने सीखा हो। ऑल्दो डेफिनेटली अगर आपने कोई कोर्स किया है, आपको कोई स्किल आती है, तो वो दुनिया के हर जॉब में वो आपको फायदा तो करवाती ही है। लेकिन कहने का मतलब ये कंपल्सन नहीं होता। लेकिन आपको अगर कॉर्पोरेट में कोई ऐसा जॉब चाहिए जो टेक्निकल जॉब है, फॉर एग्जांपल आपको डिजिटल मार्केटिंग में जॉब चाहिए, तो आपको डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, उसका कोर्स करना पड़ेगा।
उसके सर्टिफिकेट होगा, तब आपको जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। मान लीजिए आप आईटी में जाना चाहते हो तो आपको कोडिंग पता होना चाहिए, या तो जो भी कोई लैंग्वेज का रिलेटेड ओपनिंग है तो वो आईटी की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए। टेक्निकल जॉब जहां पर है वहां पर आपको डिग्री और कोई भी कोर्स, डिप्लोमा या जो भी आप इसको बोले कोई सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो होगा, तो आपका ग्रोथ भी होगा, आपको एंट्री भी मिलेगी। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टेक्निकल अगर डिग्री नहीं है, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या 12th हो, आप उसके बाद आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो भी आपके लिए रास्ते खुले हैं। आपका सिर्फ ये है कि जो डिग्री और टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले बंदे को जो प्रमोशन 5 साल में मिलेगा वो शायद आपको 7 साल में मिलेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा उतना सीखना पड़ेगा। तो और आपका जो डिपार्टमेंट है वो लिमिटेड रहेगा। जैसे मैंने बोला, आप बैकएंड में नहीं जा सकते, आप लॉजिस्टिक में नहीं जा सकते, आप टेक्निकल ऑटोमोबाइल में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे स्किल्ड बेस आपका एक्सपर्टाइज चाहिए। लेकिन जनरल जो है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ब्रांडिंग है, वहां पर जो है वो आपको जॉब वहां पर मिल सकती है। जी सर। जी, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज्यादा स्किल और एक्सपीरियंस का होना जरूरी है इफ वी वांट टू सर्वाइव इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन अ फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर जी सर, मेरे पास 6-7 मिनट का टाइम है, इसलिए 1 मिनट का स्टोरी आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल आपके आंसर मिल जाएगा। आज से 500-600 साल पहले ईरान में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए जिनका नाम था रूमी साहब, जिनको मौलाना रूम के नाम से हम जानते हैं। रूमी साहब की एक किताब में एक 2 लाइन का उन्होंने स्टोरी लिखा है। वो लिखते हैं कि उस जमाने में एक बंदा था जो बहुत पढ़ा लिखा था, डिग्री बहुत थी उसके पास, पढ़े लिखे से मेरा मतलब डिग्री बहुत थी उसके पास। अब हम उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उसको साहब बोलेंगे कि ये साहब था एक बंदा जो कोट वोट टाई वाई लगाकर एक बार बिजनेस के काम से कहीं और जा रहा था। अब वो जा रहा था तो बीच में नदी आती है। अब नदी वो टाइम पे तो बाकी चीजें थी नहीं, तो नाव वाला एक होता है, वो नाव वाले से पूछता है भाई उस किनारे छोड़ दे। ठीक है सर छोड़ दूंगा, कितना पैसा? इतना पैसा, ठीक है दे दूंगा। बैठ गए दोनों। अब जब बैठ गए तो ये जो साहब है वो बड़े एटीट्यूड से उस नाव वाले गरीब आदमी को पूछता है कि क्यों भाई, कुछ पढ़े लिखे हो के नहीं? वो बंदा शर्माते हुए बोलता है नहीं साहब, गरीब आदमी हूं, पढ़ाई तो कर नहीं पाया। ये बंदा क्या बोलता है, तुमने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने कोर्स नहीं किया, डिग्री नहीं ली, तुमने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर नाव आगे चलती है, तूफान आता है, नाव को संभालने का वो बंदा बहुत कोशिश करता है, संभल नहीं पा रही, नाव वाला पानी में कूद जाता है। कूदने के पहले पूछता है साहब तैरना वैरना आता है कि नहीं? साहब बोले वो तो नहीं आता। सर तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो ये रूमी साहब ने 600 साल पहले समझा दिया कि थियरी के साथ अगर स्किल आपके पास नहीं है तो आप जो है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकोगे। सो डेफिनेटली आपने सही कहा कि डिग्री जरूरी है, इंडिया में खासतौर पे डिग्री जरूरी है। बाकी तो गूगल का रिसेंट आप देखोगे, लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ तो उसने कोई डिग्री सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं, उसने सिर्फ ये बोला कि किसको क्या स्किल आता है वो हिसाब से आप आ जाओ, आपका सिलेक्शन उसके हिसाब से होगा। तो यस, बट मैं डेफिनेटली अपने व्यूअर को ये मैसेज नहीं देना चाहता कि डिग्री मत कीजिए। इंडिया में डिग्री जरूरी है, डिग्री होगी तो फायदा ही होगा, लेकिन सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, डिग्री के साथ स्किल होना जरूरी है। जी सर। जी ग्रेट ग्रेट। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एज अ फ्रेश कैंडिडेट इफ आई वांट टू स्टार्ट माय कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लाइफ, तो अभी से मेरे को क्या क्या प्रिपरेशन करनी है? वो प्रिपरेशन करने से मेरे को कितना फायदा होगा और अभी मेरे को क्या करना है? अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई आई वांट टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो व्हाट शुड बी माय प्रिपरेशन? देखिए, कॉर्पोरेट के सिंपल 2-3 चीजें बता रहा हूं, जो अगर आपको कॉर्पोरेट में एंट्री लेवल पे जाना है या तो फिर जाने के बाद और प्रमोशन भी लेना है, तो सिंपल चीज जो सबसे पहली जरूरी है वो ये है कि एटलीस्ट आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। आपको पावर पॉइंट बनाना आना चाहिए, आपको एक्सेल में काम करते आना चाहिए, आपको वर्ड में लेटर ड्राफ्ट करते आना चाहिए, और उसके सिवा कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस है, ईमेल वगैरह जो है, वो आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि आपको ये जो कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीजें मैंने बताई, वो आपको कोई भी जो है आपको स्किल बेस्ड कोर्स ज्वाइन करना होगा, आपको ये सीखना होगा, और ये चीजें अगर आप सीखोगे तो जिंदगी में हर बार काम आएगी। अगर आप कॉर्पोरेट में एंट्री नहीं भी करोगे तो भी जिंदगी में काम आएगी। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये है जो रियलिस्टिक है खास करके इंडिया के लिए,
वो ये है कि कॉर्पोरेट में आपको अगर कंटिन्यूस ग्रोथ करना है तो आपको अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज के मैं पर्सनल हिमायती नहीं हूं कि अंग्रेजी जो है सबको बोलना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश कॉर्पोरेट में जाओगे ना तो फिर वो अपने आप आपको कॉर्पोरेट अंग्रेजी सिखा देगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिस दिन मैंने पहली नौकरी की मैं एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मेरे बॉस कोई यूके का आ गया, कोई साउथ अफ्रीका का आ गया, कोई यूएसए का आ गया, तो वो नहीं भी चाहते हुए टूटी फूटी झक मार के बोलनी पड़ती थी। रिजल्ट यह आया कि प्रैक्टिस होके हम लोग ठीक ठाक हो गए। तो कहने का मतलब कि एक बार वो बोलते हैं ना कि पानी में पड़सो तो तरबू तो पड़ से, या तो तैर लो या तो जान गंवा दो। तो एक बार बेसिक अंग्रेजी सीख लीजिए, बेसिक कंप्यूटर सीख लीजिए। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सेल्स स्किल है, ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में फ्री सेमिनार बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे हजारों वीडियो है इन सब टॉपिक के ऊपर, तो वो आप थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दीजिए। आपका जहन धीरे धीरे जो है वो कॉर्पोरेट वाला बनने लगेगा और इसके बाद आपको बड़ी आसानी होगी कॉर्पोरेट में एंट्री लेने में और ग्रोथ करने में। એડવાઇસ આપવા માંગે છે એના માટે આપણે સૌપ્રથમ મિસ્ટર ઇરફાન મોગલ સાહેબ પાસે જશું કે સાહેબ અંતે આપ શું એડવાઇસ આપવા માંગો છો? ઓકે, હું 2 મિનિટ લઈશ અને દરેક લોકો જે આપણી સાથે જોડાયેલા છે सारे लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि हमने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की, हमने गवर्नमेंट जॉब की बात की, हमने आईटीआई वगैरह के बारे में बहुत अच्छा गाइडेंस लिया। अब ये सारी चीजों के अलावा एक और ऑक्यूपेशन या एक और पैसा कमाने का जरिया है जिसको हम बोलते हैं फ्रीलांसर। एज अ फ्रीलांसर, ना आप गवर्नमेंट में हो ना आप कॉर्पोरेट में हो, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो। यहाँ पर मैं स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा, डेफिनेटली स्टार्टअप एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अलग से पूरा एक सेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एक स्किल अगर आपने हासिल कर ली। मैं क्विक आपको 2-3 चीजें बताता हूँ जो अभी सबसे ज्यादा फ्रीलांसर जो है वो लोग जिसमें अवेलेबल है। सबसे पहले मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में एज अ फ्रीलांस जॉब करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। आप अगर रेडियो की अगर मैं बात करूं तो आप कॉपीराइटर बन सकते हो, रेडियो जॉकी आप बन सकते हो, प्रोग्राम हेड जो है वो एक बड़ी अच्छी प्रोफाइल है। अगर प्रिंट मीडिया की मैं बात करूं तो रिपोर्टर है, फोटो जर्नलिस्ट है, एडिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज रीडर है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल मीडिया कंटेंट राइटर है, गूगल एडसेंस एक्सपर्ट आप बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर आप बन सकते हो, एससीओ जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, ये काम एज अ फ्रीलांसर आप कर सकते हो। सिनेमा के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वेब सीरीज टीवी सीरियल बनती है, स्क्रिप्ट राइटर है, सिनेमाटोग्राफर है, म्यूजिक प्रोग्रामर है, पोस्ट प्रोडक्शन हेड है, ये सारे काम जो है वो एज अ फ्रीलांसर आप कर सकते हो। कॉर्पोरेट इवेंट्स मैनेज करना, वेडिंग प्लानर, एग्जीबिशन, पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, बहुत बहुत ज्यादा ऑप्शन है जो एज अ फ्रीलांसर भी आप परस्यू कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपका नेचर ये कहता है कि आपको बिल्कुल खुद का काम करना है तो एज अ फ्रीलांसर भी आप रिसर्च करके आपकी पढ़ाई आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डेफिनेटली आपको उसमें भी अपना करियर बनाने की तरफ रुख करना चाहिए। तो सर यही मेरे फाइनल वर्ड्स थे, बाकी कॉर्पोरेट के बारे में तो काफी सारे हम बात कर चुके हैं। सो थैंक यू, ओवर टू यू।